Hello and welcome once again on my YouTube channel, Dr. MKG Transformation. A very good morning to all of you. पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेल के फैमिली के बारे में। सेल यानी कोशिका और उसके फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं, इसको हमने समझने का प्रयास किया। और हमने ये समझा, अभी तक हमने ये समझा कि अगर एक सेल के स्ट्रक्चर को हम ध्यान से समझें तो उसमें तीन कंपोनेंट जो है, अगर हम अलग अलग ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तो पूरी समस्या जो सेल की है या जो जो डिफ़िकल्टी जाती है वो आसानी से दूर हो जाएगी। सबसे पहले कोई भी सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके बाहर की बाउंड्री, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको समझना होगा। अगर एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ गए तो सेल के भीतर आ जाएंगे भाई, और सेंटर में बैठे हुई दुल्हन जिसे हम लोग कह रहे थे पिछले क्लास में, न्यूक्लियस के बारे में समझ लेंगे। और एक बार न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में जो विभिन्न प्रकार के कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म को अगर ठीक ढंग से समझ लिया तो सेल की फिजियोलॉजी और उसके स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट को जानना बेहद आसान हो जाएगा। इसी कड़ी में बिना देर करते हुए आज के क्लास में हम शुरुआत करते हैं पीएम के बारे में, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि इस 21वीं सदी के ये जो बच्चे हैं प्लाज्मा टीवी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली के झोल में फंस जाते हैं। कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं प्लाज्मा झिल्ली में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो स्टूडेंट्स अक्सर वहाँ पे गलती कर देते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम प्लाज्मा झिल्ली के झोल से आपको बचाएं और झिल्ली को सुगम बनाएं, ताकि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे फंक्शंस को और उसके स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाएं। तो सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि एक पेन और एक कॉपी के साथ बैठें, बातों को ध्यान से सुनें और सुनने के बाद जो कंसेप्ट आपके अंदर बिल्ड होता है उसको लिखने का प्रयास करें। क्योंकि मैं बार बोलता हूँ कि स्टडी मटेरियल और नोट्स आपके पास भरे पड़े हैं, लेकिन पढ़ने की इच्छा शक्ति और समझने का जो थोड़ा कठिनाई आपको बार बार अच्छा करने से रोकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। 9th और 11th क्लास के लिए ये जो है, क्लास के लिए ये वीडियो जो है काम का है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। 10th और 12th के बच्चों का अक्सर क्वेरी आता है कि सर हमारा क्या होगा, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत जल्द क्लास 10th के लिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर और 12th के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के साथ भी मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा आपके सामने। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाबू प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल के सेल में भी पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग कहने का मतलब क्या है भाई? सबसे बाहर का परत है। जंतुओं में ये सबसे बाहर का परत है। और अगर आप प्लांट सेल में बात करें तो सबसे बाहर एकदम मुस्तैद रहता है ये वाला स्ट्रक्चर, सेल वॉल। तो सेल वॉल के नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट में। मतलब हमारा पहला कंसेप्ट ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, कवरिंग है, जो कहाँ पे पाया जा रहा है भाई? पाया जा रहा है प्लांट में भी और एनिमल में भी। इसमें तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कन्फ्यूजन शुरू कहाँ से होती है? कहीं पे लिखता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहीं पे लिखता है सेल मेम्ब्रेन, कहीं पे लिखता है बायो मेम्ब्रेन, लिखता है ना जी। कहीं पे लिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमारा हेडिंग भी था, और कहीं पे इसी चीज को लिखा रहेगा प्लाज्मा लेम्मा। प्लाज्मा लेम्मा ये भी एक जगह दी मिलेगा।
भैया ये सारे लोग एक ही चीज़ है। कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले शब्द आया था और वहीं से बाद में साइंटिस्ट लोग ने अपने सहूलियत के लिए से प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग होने लगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेल मेम्ब्रेन से, तो याद रखिएगा एक नाग था। नाग सांप होता है, जिसको कोई देखेगा ना तो चिल्लाएगा कि मर गया चिल्लाएगा ना। तो नाग नहीं था, ये वैज्ञानिक थे नागेली, और इनको देख के चिल्लाया तो क्राई और मर 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 कर रहा था कि मर जाऊंगा। तो नागेली और क्रैमर साहब ने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग किया था। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है। प्लाज्मा लेम्मा भी एक साइंटिस्ट ने कहा था, ये भी देखते हैं अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लाव। तो इन्होंने बड़ा प्यार से प्लाज्मा लेम्मा पुकारा था। अब ये क्यों पुकारा था, क्या पुकारा था, इसके पीछे कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज़ से बना हुआ है और वो क्या करता है। तो सीधा सीधी बिना समय वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पे, वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कब आना शुरू हुआ भाई? तो आपको मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हो गया तो नई नई चीज़ें रिवील होके आ रही थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने बड़ी क्रांति ला दी बाबू। सेल के सारे कंपोनेंट्स को एकदम जूम कर कर के जितना एक्स आगे ले जाना है ले जाइए और देखिए और उसके फिजियोलॉजी और फंक्शंस के बारे में समझाइए। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तब जाके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया समझना जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके सामने आ गया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, बड़े भारी भरकम साइंटिस्ट थे और नाम भी बड़ा भारी था उनका, ओवरटन। ये ओवरटन आदमी का नाम है भाई, ये ओवरटन नहीं है वेट में। ओवरटन नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खाली लिपिड का बना हुआ है। आपको क्या जानना है? आपको ये जानना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है। इस तरीके का कंसेप्ट डेवलप किया था ओवरटन ने। बाद में ये कंसेप्ट बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो फिर कौन सा मॉडल आया? नया मॉडल आ गया। आज के क्लास में थोड़ा खाने की बात कर ले भाई, सिनेमा की बात हो गई है तो खाने में एक फेवरेट खाना होता है बच्चों के लिए, अक्सर खाते हैं सैंडविच। अब ये WIT वाला है तो सैंडविच। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम सैंडविच की तरह दिखता है, एक साइंटिस्ट ने कहा। अब सैंडविच बहुतों के घर में उनकी दीदी बनाती होंगी, तो याद रखिएगा दी और दी, दीदी। ये दीदी जो है ये दो लोग हैं, एक का नाम है डैनियली और दूसरे का नाम है डैप्सन। तो डैनियली और डैप्सन नाम के दीदी ने क्या किया भाई? सैंडविच मॉडल दिया। किसका? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्या बोला? बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो एक ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, जिसके ऊपर में प्रोटीन है और जिसके बीच में लिपिड है और फिर नीचे में प्रोटीन है। मतलब ये ट्राई लेयर्ड दिखता है। बाद में थोड़ा और करेक्शन होके ये कहा गया कि ये जो लिपिड है ये 2 लेयर में है, यानी लिपिड का हम लोगों का बाई लेयर देखने को मिलता है। तो आइए सैंडविच मॉडल के अनुसार हम ये समझने की कोशिश करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड की क्या भूमिका है और वो लिपिड कैसा है, प्रोटीन कैसा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सैंडविच मॉडल को समझने के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से लिपिड का डेवलपमेंट हुआ है। तो देखिए भाई ऐसा है कि लिपिड जो है ना उसमें एक हेड है और उसमें एक ऐसा टेल है। पहला कंसेप्ट तो ये समझिए, लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत तरीके के होते हैं। ये सब लिपिडे है जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम जानते हैं क्या? फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैकबोन कहते हैं, फॉस्फोलिपिड है। एक तरह का और लिपिड होता है जी, उसको हम लोग बोलते हैं स्फिंगोलिपिड। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और थोड़ा मात्रा में कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है। एकदम दिमाग में रखिएगा, ये वाला भी पाया जाता है कोलेस्टेरॉल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, इस कवरिंग में लिपिड की भूमिका सबसे अहम है। और ये जो लिपिड है वो इतने तरह का पाया जाता है, लेकिन एकदम दिमाग में रखिएगा कि फॉस्फोलिपिड है
वो मोस्ट एबंडेंट लिपिड है। और यही आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो कौन सा लिपिड का फॉर्म है, तो फॉस्फोलिपिड है भाई, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट ग्रुप है लिपिड के साथ। और कहते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये कुछ ऐसा दिखता है, इसका एक हिस्सा हेड कहलाता है, ये इसको हम लोग पोलर हिस्सा भी कह सकते हैं, इसको पोलर भी कहते हैं और इसको हेड भी कहते हैं। ऊपर वाले में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो इसको पोलर भी बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं, और नीचे वाले को हम नॉन पोलर एंड भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग टेल भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये जो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें हेड भी है और उसमें टेल भी है, और यही आपका सारा कंसेप्ट खोल के रखता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि लिपिड कैसा है। लिपिड कैसा है भाई, तो सर फॉस्फोलिपिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में क्या है, एक हेड है और दूसरा टेल है। क्लियर है, हेड को हम लोग पोलर भी बोलते हैं और टेल को नॉन पोलर बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश हो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ये पोलर है, वो नॉन पोलर है, वो हेड है, वो टेल है। सिर अब पूछ लिखने से बहुत हिंदी नहीं आ जाएगी, तो हेड एंड टेल से काम चला लेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है हमारा, जो लिपिड का है, वो लिपिड कैसा है भाई, तो बाई लेयर है। लिपिड के दो लेयर देखने को मिलेंगे ना, तो एक लेयर और बनाना पड़ेगा। अब ये पोलर नॉन पोलर ये समझ ही रहे हैं, अब इसको यहाँ पे बना लिया जाए। देखिए ये एक लिपिड है जो हेड है और ये लिपिड का टेल है, ये हेड है, ये लिपिड का टेल है, ये हेड है, ये लिपिड का टेल है। क्लियर है। अब ये बाई लेयर में होता है बाबू, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है टेल टेल एक तरफ, हेड दोनों साइड आउटर रहेगा, आउटर हेड भी रहेगा उधर, इधर इनर हेड रहेगा, हेड इस तरीके से अरेंज है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है, जो बाई लेयर में है, जो फॉस्फोलिपिड है, वो कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड है कि इसके हेड दोनों साइड, इनर साइड भी है और आउटर साइड भी है, और दोनों जो टेल है वो एक साथ एक दूसरे के अपोजिट जो है अटैच हुआ है। लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा ही दिखेगा। मैं फिर बार बार बोलूं कि ये जो है हेड है, और हेड जो होता है वो वाटर लविंग होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक हेड है। अब आप इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे बाबू, हाइड्रोफिलिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेड कैसा है जी, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, पानी से प्रेम रखने वाला, पानी में घुल जाने वाला, हाइड्रोफिलिक है। और जो टेल दिख रहा है ना, ये टेल जो दोनों है, जिसको आप टेल कह रहे हैं, ये जो टेल है वो है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, डर, है ना जी। ये है वाटर हेटर, ये पानी से दूरी बनाए रखने वाला है, वाटर हेटर है। अब आप ये समझिए ना कि आप ही हैं, ये सीधे आप ही को मान लिए कि आप ही हैं, वो कुत्ता आपके पीछे लग गया और आपको दौड़ा रहा है काटने के लिए, तो कहाँ पे काटेगा, सिर में काटने की संभावना है, ये पैर में काटने की संभावना है। सिंपल कंसेप्ट है भाई, आप भागेंगे कुत्ते का हाइट के अनुसार देखिए तो पैरे काटेगा ना। तो याद रखिएगा टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब ये कुत्ता काटने वाला बात इसलिए बोले क्योंकि कुत्ते के काटने से बीमारी होती है ना, रैबिज, हाइड्रोफोबिया, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया मतलब भय, डर। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है सैंडविच जैसा दिखता है, इसमें बाई लेयर लिपिड होते हैं, लिपिड का एगो हेड होता है और लिपिड का एगो टेल होता है। हेड हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होता है हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है। और ऊपर में आप मान लीजिए कि ये प्रोटीन का परत है। सैंडविच मॉडल में दीदी जिसको हम बोल रहे थे, जो सैंडविच बनाई थी, डेनियली और डैप्शन ने यही समझाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्राई लेयर स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें लिपिड के बाई लेयर दिखते हैं। ये लिपिड दो लेयर में है, एक लेयर यहाँ है दूसरा यहाँ है, और ऊपर ऊपर प्रोटीन है। ऐसा सैंडविच मॉडल में डेनियली और डैप्शन ने समझाया कि जो हेड होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं और टेल जो होते हैं बाबू वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे भी आराम से लिख लेंगे कि हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक झिल्ली नुमा संरचना है, कोशिका के सबसे बाहर में है,
क्लियर है? किस चीज़ का बना है? तो प्रोटीन का बना है, लिपिड का बना है और प्रोटीन का बना है। तीन स्ट्रक्चर पाया, प्रोटीन ऊपर, लिपिड बीच में, फिर प्रोटीन नीचे। लिपिड कैसा है? तो बाई लेयर है, मतलब लिपिड दो लेयर में है। कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है। अब याद रखिएगा भैया, एक हेड है और टेल है। तो जब किसी लिपिड के स्ट्रक्चर में हेड भी हो और टेल भी हो, तो इस प्रकार का फॉस्फोलिपिड के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, बोलते हैं एम्फीपैथिक। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है वो किस नेचर का है? तो एम्फी मतलब होता है बोथ, ठीक है, बोथ एंड्स है। इसके पास हेड भी है और इसके पास टेल भी है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड क्या कहलाता है? एम्फीपैथिक कहलाता है। कहीं कहीं इसी को दिया रहेगा एम्फिएटिक भी लिखा रहेगा। तो वेदर इट इज एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक, बोथ आर सेम थिंग्स। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लें भले एम्फीपैथिक या एम्फिएटिक, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप क्या कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सैंडविच जैसी दिखती है, ऊपर में प्रोटीन, बीच में वसा की बाई लेयर और फिर नीचे प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है बात? और इसके बाद आप कर रहे हैं कि चूंकि इसमें हेड और टेल दोनों पाया जाता है, इसलिए ये जो फॉस्फोलिपिड का जो संरचना है, कौन सा लिपिड है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड कैसा है? तो एम्फिएटिक है या एम्फिटेलिक है। यहाँ तक बात मुझे लगता है समझ में आ रही होगी। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो बात सैंडविच मॉडल में कही गई, क्या यही सबसे सही बात थी? क्या ये यात्रा है, आपको ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाना है। अब आते हैं एक और साइंटिस्ट, इन्होंने कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सभी के सभी सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएं या यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएं। अब दिमाग में आएगा सर ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? तो कोशिका को केंद्रक के आधार पे, न्यूक्लियस के आधार पे अगर बांटते हैं तो दो प्रकार का कोशिका होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, लेस एडवांस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ये नहीं है समझिए। और यू मतलब होता है ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ओरिजिनल ट्रू न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म। तो चाहे कोशिका प्रोकैरियोटिक की हो, चाहे कोशिका यूकैरियोटिक की हो, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, वो सभी के सभी इसी प्रोटीन और लिपिड से तो बने होते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड को आप यूनिट मान लीजिए ना, सारा सेल मेम्ब्रेन तो इसी चीज से मिलके बना हुआ है। ये बात किसने बोली? एक साइंटिस्ट ने बोली कि इसको यूनिट मान लीजिए, और एक नया मॉडल दे दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। पहला ओवर्टन का मॉडल लिपिड का बना हुआ है, खारिज हो गया। सैंडविच मॉडल आया, बेसिक बात बताया कि भैया इसमें हेड है और टेल है, बाई लेयर लिपिड है और ऊपर ऊपर प्रोटीन है। एक मोटा मोटी संरचना के बारे में आइडिया दिया, कुछ हद तक अभी सही चलेगा। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देने के लिए, कौन आ जाता है भाई? तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन साहब आ जाते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देने के लिए, और बोलते हैं कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के हों चाहे यूकैरियोटिक कोशिका के हों, ये सब के सब प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। तो ये तो यूनिट जैसा है ना भाई, ये तो हर जगह यही है, सेम है। तो इसको यूनिट मान लीजिए और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इनका एक्सेप्ट कर लीजिए। एक नया बात ये भी बोले कि ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ना इस तरीके के, इनका थिकनेस उन्होंने बता दिया कि 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होता है। 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होता है। अब स्ट्रक्चर कैसा बना वो देखिए, बोले कि देखिए भैया ये लिपिड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। ये लिपिड का क्या है जी? मुंडी है, हेड है, और ये वाला क्या है? टेल है। क्लियर? हेड है और ये हो गया टेल है, आप आराम से बना लीजिएगा। तो ये हो गया भैया हेड और टेल। ये तो लिपिड का एक लेयर हुआ ना, लिपिड तो बाई लेयर होता है। तो दूसरा वाला में टेल टेल को मिलाइए और हेड को इनवर्ड और आउटवर्ड रखिए, और तब जाके ये बनेगा स्ट्रक्चर। देखिए ये वाला हो गया हेड हमारा, फिर इस साइड बाहर हो गया ये लिपिड वाला, फॉस्फोलिपिड वाला हिस्सा बाई लेयर में हो गया। अब इनका कहना था कि प्रोटीन तो है यहाँ पे, तो ये प्रोटीन का लेयर समझ लीजिए, यहाँ भी प्रोटीन का लेयर समझ लीजिए। और ये बात तो सबको पता है ना भाई कि हेड कैसा होता है। हेड कैसा होता है? रिपीट कर लीजिए एक बार, नुकसान नहीं करेगा। हाइड्रोफिलिक होता है। टेल कैसा होता है भाई? तो टेल जो होता है वो कुत्ता काटा था ना भाई, तो ये कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, पानी में घुलनशील नहीं है टेल। क्लियर?
ऊपर में ये क्या दिख रहा है, नीचे में, ऊपर और नीचे कह दिया कि भैया ये प्रोटीन है, ये भी जो है आपका प्रोटीनस पार्ट है। किस मॉडल के अनुसार भैया? तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार। और बता दिया कि ये जो प्रोटीन वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये वाला का भी जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ होता है। और ये जो लिपिड बाइलेयर दिख रहा है ये दोनों मिला के 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। टोटल तो बताइए दिया था ना यहाँ पे 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन साहब आकर देते हैं सॉरी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है क्या हो गया गले को भाई? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन साहब देते हैं। और रॉबर्टसन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि सभी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक यूनिट, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन और लिपिड से ही मिलके बना हुआ है। तो प्रोटीन और लिपिड से बनने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो एक यूनिट की तरह वर्क करता है। सब लोग एक जैसे हैं सेल मेम्ब्रेन, यही इनका कहना था। 75 एंगस्ट्रॉम का थिकनेस था। लेकिन यहाँ पे बात याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि सभी के सभी सेल मेम्ब्रेन का ये थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम भी होता है। डिपेंड्स करता है, साइज बड़ा भी हो सकता है, साइज छोटा भी हो सकता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन की भी कुछ कमियाँ रही, कुछ खामियाँ रही। वो 50 से 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो फिक्स कर दिया कि इतना ही लेंथ होता है, ये सही नहीं है। बाकी जो कंसेप्ट था कि हेड होता है, टेल होता है, ये सब एज इट इज जैसे था वैसे है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए अब तक का सबसे बेहतर मॉडल जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के, कहें तो सिरदर्द बन के आपके सामने कभी कभी आता है, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या समझाता है, कैसा स्ट्रक्चर है, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को देने का काम एक साइंटिस्ट ने किया जो गीत का बड़ा शौकीन था। गीतकार था क्या? तो कह दीजिए गीतकार था। नाम था सिंगर। और इसके गीत गाने की एक्टिविटी से इसके घर वाले ने, इसके पापा ने इसे घर से निकाल दिया था। और निकालते समय कहा था कि निकल। किसको? लड़के को ना। तो बोला निकल सन, निकल सन, घर से बाहर निकल सन। तो सिंगर के साथ कौन आ गया भैया? निकोल्सन। तो सिंगर और निकोल्सन ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए अब तक का सबसे बढ़िया मॉडल है। कह सकते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने का, वो यही है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझने का अब तक का सबसे बेहतरीन मॉडल है। इस मॉडल को देने का श्रेय सिंगर और निकोल्सन नाम के वैज्ञानिक को जाता है। और इस मॉडल के अनुसार, इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखेगा, यही हम लोगों को समझना है। अभी तक तो क्लियर हो गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई संरचना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। हम लोग को ये भी समझ में आ गया है कि जो लिपिड है वो मुख्यतः फॉस्फोलिपिड है, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग को समझ में आ गया है कि जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, और वो फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक मतलब उसमें हेड भी है और उसमें टेल भी है, इसीलिए वो एम्फीपैथिक है। हेड कैसा है? तो हाइड्रोफिलिक है, ये भी बात क्लियर है। और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर। ऊपर वाला जो है वाटर लविंग है और नीचे वाला वाटर हेटर है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तब आइए एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की संरचना के बारे में हम लोग बात करें। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में क्या बताया जा रहा है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है उसको आप एक डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। और वो डायग्राम है आपका ये देखिए डायग्राम। कहिएगा सर ये कौन सा डायग्राम आ गया, तो बड़ा जटिल लग रहा है। एकदम सिंपल है भैया, देखिए ध्यान से देखिए।
ये जितना भी लोग दिख रहे हैं ना, ये लोग जितने भी, देखिए एक को देखिए, ये हेड है और ये नीचे क्या है, टेल है। और ये बाई लेयर में है ना, तो यहाँ भी हेड है और ये साइड वाला ये क्या है, टेल है। दिख रहा होगा, हेड यहाँ, टेल यहाँ, यहाँ पे हेड ये, टेल यहाँ पे। आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये जो लिपिड है एक बाई लेयर स्ट्रक्चर के रूप में है। ये ऊपर वाला हिस्सा भी लिपिड ही है और नीचे वाला हिस्सा भी लिपिड ही है। देख रहे होंगे टेल टेल एक दूसरे को फेस कर रहा होगा, हेड इधर भी बाहर और हेड इधर भी बाहर है। क्लियर है? तो कह रहा है ये बात कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलता है, वो ये बोलता है कि ऐसा लगता है कि देयर इज अ प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। ऐसा लगता है कि एक समुद्र रूपी लिपिड फैली हुई है और उसमें जगह जगह प्रोटीन आइस के टुकड़े की तरह तैरता हुआ दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जो है, ये सारे के सारे पार्ट्स है लिपिड, ये लिपिड, ये लिपिड, ये लिपिड, सब लिपिड है, फंसा है। और ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये प्रोटीन का पार्ट है। ऐसा लग रहा है कि एक नदी में पानी बह रही है और उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े जो है पड़े हुए हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एकदम ऐसा ही दिख रहा है। अगर आप पिज्जा खाते होंगे तो समझिएगा कि यहाँ पे कुछ अलग से ग्रीन वेजिटेबल्स का वो जो है स्लाइस किया हुआ है, चिपका हुआ है। मतलब सिंगर और निकोलसन ने कहा कि ऐसा मानो कि कोई नदी समुद्र बह रही है और उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? और इसी वजह से एक कंसेप्ट डेवलप होके आया कि पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैकबोन कौन है। कौन है जो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को संभाले हुए है? ये लोग भैया बैकबोन है, लिपिड। फॉस्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, ये बैकबोन की तरह काम कर रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, बैकबोन कौन है? तो याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड बैकबोन है। फ्लूइडिटी कौन देता है? तरलता का अनुभव कौन करा रहा है? तो तरलता का अनुभव भी करा रहा है आपको फॉस्फोलिपिड। समझिए ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाउंड्री है वो इस तरीके की है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, कि अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे नहीं है, एकदम बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, हार्ड नहीं है। अगर हार्ड होता तो पता चलता प्रेशर की वजह से कोई सारा लिक्विड वगैरह सेल के अंदर से निकल के बाहर निकल जाता। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। पानी की तरह तरल है, वैसे इलेबरेट भी हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा और बैकबोन की तरह काम कर रहा है। वो काम कर रहा है फॉस्फोलिपिड, माने फॉस्फोलिपिड बैकबोन है। तरलता का एहसास, फ्लूइडिटी का एहसास भी आपको लिपिड ही करा रहा है। बर्फ का टुकड़ा के रूप में काम कर रहा है प्रोटीन। मोज़ेक किसका हो रहा है? तो प्रोटीन का। तो ऐसा लग रहा है ना कि देयर इज अ प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। ऐसा लग रहा है कि लिपिड रूपी समुद्र में प्रोटीन के कुछ टुकड़े जो है वो घूम रहे हैं। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कंसेप्ट। एकदम क्लियर कंसेप्ट है भाई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में है। अब प्रोटीन पहले क्या बोल रहे थे कि ऊपर और नीचे है ना, ऐसा नहीं है। प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द पेरिफेरी ऑफ लिपिड। लिपिड के चारों तरफ प्रोटीन धसा हुआ है, फंसा हुआ है, और इस वजह से दो तरह का प्रोटीन हम लोगों को देखने को मिलता है। वैसा प्रोटीन जो एकदम अंदर की ओर फंसा हुआ है, लिपिड के अंदर के लेयर में है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, अंदर में है। ये भी जो है वास्तव में दिख रहा है बाहर, लेकिन ये भी इसमें धंसा हुआ है, पूरा लिपिड के साथ धंसा हुआ है। तो ये भी आपको हो गया एक तरीके से इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन ये सरफेस पे दिख रहा है, बाहर बाहर दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, ये सब हो गए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब दो तरह के प्रोटीन की कल्पना की जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। एक लिपिड के अंदर है तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, बाहर है तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। अब कहिएगा सर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक तो सही है, ये एगो नया प्रोटीन कहाँ से आ गया? ये वाला टनल प्रोटीन। ये क्या हो गया भाई? टनल प्रोटीन। तो टनल प्रोटीन कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रोटीन के पार्ट्स हैं जो लिपिड के मेम्ब्रेन के शुरुआत से लेके लास्ट तक मिलके एगो सुराख, एगो सुराही, एगो रास्ता, एगो टनल पास कर देते हैं और आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं आयन के और मॉलिक्यूल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बताएंगे कि ये बांध की तरह काम कर रहा है। ये जितना भी ऊपर में दिख रहा है ना लिपिड का लेयर, ये लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल है, पानी में ये नहीं घुलेगा। तो समझो अगर इस सेल के बाहर कोई सेल होगा और उधर से कोई पानी आ रहा होगा तो उस सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड होंगे, वो बाहर नहीं आने देगा। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड होंगे वो इससे बाहर नहीं जाने देंगे। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि सोचिए कि सेल के बाहर भी पानी है और सेल के भीतर भी पानी है,
क्योंकि सेल तो एक है नहीं, सेल तो बहुत सारा है। तो सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, तो अंदर के पानी को अंदर रख लो और बाहर के पानी को बाहर रहने दो। ये मेटाबॉलिज्म और ये मैकेनिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लिपिड जो है ना वो वाटर में इनसॉल्युबल है, पानी इधर से इजीली नहीं पास कर सकता। पानी जो है वो इजीली पास नहीं कर सकता, किससे? ये वाले हेड से। कहेगा सर हेड से तो आएगा, ये वाला हिस्सा जो है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट गड़बड़ ना हो जाए। हाइड्रोफिलिक है हेड, माने वो वाटर लवर है, तो यहां तक तो पानी आएगा, लेकिन ये जो दिख रहा है ना टेल, ये हाइड्रोफोबिक है दोनों साइड से, उसके अंदर से पानी पास नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सेल के अंदर जो लिक्विड है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, वो अंदर मेंटेन रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भले वाटर सॉल्युबल है बाहर का हिस्सा दोनों साइड, लेकिन जो अंदर का ये जो फैटी एसिड का बना हुआ टेल है ना, ये टेल वाटर इनसॉल्युबल है, वो क्रॉस करने ही नहीं देगा। इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो पाता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आज हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखेंगे तो हम बहुत यूनिक तरीके से बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। सेल के बाहर कोई जाएगा तो कैसे जाएगा, यानी एक्सोसाइटोसिस कैसे होगी, सेल के अंदर कोई आएगा तो कैसे आएगा, इंडोसाइटोसिस कैसे होगी, सेल के अंदर अपना ग्रोथ होगा तो सेल की बायोजेनेसिस कैसे होगी, तो सेल के सारे फंक्शन को कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा परफॉर्म कराया जाता है, ये हम लोग फंक्शन के लिए एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में आप पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ओवर्टन ने बोला कि लिपिड का बना हुआ है। आइए एक बार थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। ओवर्टन ने क्या बोला जी कि किस चीज का बना हुआ है? ओवर्टन ने कहा कि भैया ये बना हुआ है लिपिड का। ओवर्टन साहब ने कहा कि ये बना हुआ है लिपिड का। कहा ना, फैक्ट सही नहीं था। फिर सैंडविच मॉडल आता है। सैंडविच मॉडल में क्या बताया जाता है? सैंडविच मॉडल में बताया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? सैंडविच मॉडल में यही ना बताया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का ये बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, सैंडविच जैसा दिखता है। इसमें यह भी बताया गया कि जो लिपिड का जो है वो बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये नीचे दिख रहा है, और ये जो बाई लेयर लिपिड है ये कैसा है? तो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में है। ये भी कहा गया जो मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। और इस लिपिड के हेड भी हैं और टेल भी हैं। हेड कैसा है भाई? तो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। और टेल कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, पानी से भागने वाला है, पानी से डरने वाला है, पानी में घुलनशील नहीं है। सिंपल कंसेप्ट है। फिर क्या देखे हम लोग? फिर देखे क्या कि हेड और टेल दोनों होने की वजह से ये फॉस्फोलिपिड कैसा है भाई? तो ये एम्फीपैथिक है या एम्फियाटिक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर हमने देखा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन साहब आते हैं और बोलते हैं कि सभी सेल ऑर्गेनेल्स भैया प्रोटीन लिपिड के ही बने हैं, एकदम यूनिट की तरह है ये, इसलिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दे देते हैं और बताते हैं कि थिकनेस करीब ये 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ये वाला कंसेप्ट भी हम लोग समझ गए थे। फिर आते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट में, जिसमें हम लोग सिंगर और निकोलसन का सबसे ज़्यादा माने जाने वाला मॉडल आ गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब के हम लोग बात करेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक में हमको फाइंडिंग क्या मिला। फाइंडिंग क्या मिला भाई? क्या मिला कि जो फॉस्फोलिपिड दिख रहा है ना, फॉस्फोलिपिड दिख रहा है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या है भाई? बैकबोन है। एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, फॉस्फोलिपिड इज द बैकबोन। क्लियर? ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा बात, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कौन दे रहा है? तरलता कौन दे रहा है इसमें भाई? तो तरलता प्रोटीन दे रहा है कि लिपिड दे रहा है? तो लिपिड दे रहा है, वही लिपिड जिसका नाम आप बोल रहे हैं, कौन सा? फॉस्फोलिपिड है। फिर पूछ रहा है कि मोज़ेक पैटर्न में कौन डेवलप हो रहा है यहाँ पे भाई? तो मोज़ेक पैटर्न में तो भाई आइस के पैटर्न में कौन डेवलप हो रहा था? प्रोटीन डेवलप हो रहा था ना। प्रोटीन जो है कितने तरह का डेवलप हो गया? तो प्रोटीन जो है वो लिपिड के चारों तरफ है। प्रोटीन जो लिपिड के अंदर है वो कौन सा प्रोटीन कहला रहा है भाई? इंट्रिंसिक प्रोटीन। सिंपल, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहला रहा है जो लिपिड के अंदर है। और जो बाहर वाला है वो कौन कहलाएगा भाई? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये लिपिड के बाहर है भाई साहब। तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन की कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की? तो याद रखिएगा 70% प्रोटीन जो होगा वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन कहिएगा सर प्रोटीन का काम क्या है?
अरे जब फंक्शन समझिएगा ना तो देखिएगा, बिना प्रोटीन के तो कोनो चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलबे नहीं करेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेड पानी पसंद वाला और टेल पानी चाहिए नहीं। यहाँ भी टेल है, यहाँ भी पानी है। अब देखिए ना, एक सेल है इधर, सेल वन, एक कोशिका इधर है, दूसरी कोशिका मान लीजिए इधर है, तो इधर यहाँ तक तो पानी आ जाएगा, यहाँ भी इधर तक तो पानी आ जाएगा, लेकिन ये दोनों हिस्सा में क्या होगा, पानी कभी भी मूव करेगा ही नहीं। मतलब एक सेल में कोई चीज़ था, वो कभी वो सेल से बाहर जा ही नहीं पा सकता है, तो सेल तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा कोई चीज़। इसीलिए ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। कैसे कराएगा ये फंक्शन में हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, सबसे ज़्यादा दिया गया मॉडल, सराहा गया मॉडल यही है भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। हिंदी में भी नोट्स बैठ के इसीलिए बोले हैं पेन कॉपी लेके बैठिए, बातों को सुनिए और लिखिए, क्योंकि नोट्स पढ़िएगा तो फिर वही ऊपर ऊपर पार होगा। आराम से कंसेप्ट को समझिए। तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कौन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन दिया, तो सिंगर निकोलसन ने। ये लाइन लिख दीजिए। इसमें क्या बताया गया, फॉस्फोलिपिड जो है बैकबोन है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड लिपिड कर रहा है, मोज़ेक पैटर्न पे प्रोटीन है, और प्रोटीन दो तरीके का है, सेल के लिपिड के चारों तरफ है, जो अंदर में इम्बेडेड है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन जो है इंट्रिंसिक नेचर का है, 70% यही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी संरचना है, तो बहुत आसान से कह सकते हैं लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई संरचना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तक का कंसेप्ट बन के आ रहा है। इतना बात अगर आप समझ लेते हैं कि बाई लेयर फॉस्फोलिपिड है और किस तरीके से काम कर रहा है, तब आप फंक्शन को बहुत आसानी से समझ लेंगे। एक बात और, लास्ट बात है ये। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।